हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 13 नवंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने को सेना राजी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सेना झुक गई है और शॉर्ट सर्विस कमीशन की पात्र महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने को तैयार हो गई है। प्रेट के मुताबिक शुक्रवार को कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए सेना और उसके प्रमुख को अवमानना का जिम्मेदार ठहराने की चेतावनी भी दी है। साथ ही कहा है कि सेना अपने क्षेत्र में सुप्रीम हो सकती है, पर यह संवैधानिक अदालत अपने क्षेत्राधिकार में सुप्रीम है। इसके बाद सेना ने कहा कि वह 11 महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने को तैयार है। साथ ही जो अधिकारी कोर्ट के समक्ष नहीं आई हैं पर पात्रता रखती है, उन्हें भी कमीशन मिलेगा। सेना की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने यह बात जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और ए.एस. बोपन्ना की पीठ के समक्ष महिला अफसरों की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। नेक्स्ट न्यूज है, अफगानिस्तान में पाकिस्तान की विध्वंसक भूमिका हुई उजागर। अमेरिका में अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अफगानिस्तान से जुड़े मामलों में पाकिस्तान लंबे समय से सक्रिय है और कई मामलों में विध्वंसकारी व अस्थिरता लाने जैसी भूमिका निभाता है। इसमें तालिबान को समर्थन देने के लिए एक प्राविधान का सहारा लेना भी शामिल है। तालिबान को सत्ता पे काबिज करने में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका रही है। हालांकि पहले भी जारी हुई रिपोर्ट में ऐसी जानकारी दी जाती रही है, लेकिन वह आरोपों को नकारता रहा है। द्विपक्षीय कांग्रेस शोध सेवा की रिपोर्ट में कहा गया कि यदि पाकिस्तान, रूस, चीन जैसे अन्य देश और कतर जैसे अमेरिका के साझेदार तालिबान को और मान्यता देने की दिशा में बढ़ेंगे तो अमेरिका अलग थलग पड़ सकता है। वहीं अमेरिका दबाव का विरोध करने, उससे बच निकलने के तालिबान की ओर अवसर मिलेंगे। अमेरिका का और दंडात्मक रवैया अफगानिस्तान में गंभीर बने मानवीय हालात को और गहरा कर सकता है। नेक्स्ट है, सरकारी बॉन्ड्स में कर सकेंगे सीधे निवेश। अब सरकारी बॉन्ड्स में आम लोग सीधे निवेश कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इससे जुड़ी आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च की है। उन्होंने इस दौरान एकीकृत लोकपाल स्कीम भी शुरू की। यह योजना बैंक और वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों की समस्याओं को दूर करने का एक साझा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दोनों स्कीम से राष्ट्र निर्माण में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम में निवेश के लिए कैपिटल बाजार की पहुंच आसान होगी, क्योंकि इससे छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का एक सरल और सुरक्षित माध्यम मिल गया है। अभी तक मध्यम वर्ग, कर्मचारी, छोटा व्यापारी और वरिष्ठ नागरिक सरकारी बैंक, बीमा या म्यूचुअल फंड्स के जरिए प्रतिभूतियों में निवेश करते थे। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि सरकारी प्रतिभूतियों में सेटलमेंट और सरकार की जिम्मेदारी होती है। वर्चुअल मोड पर आयोजित इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास और आरबीआई निर्देशक बोर्ड के दूसरे सदस्य मौजूद थे। नेक्स्ट न्यूज है कि प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा में महासचिव नियुक्त। संसद के शीतकालीन सत्र के ठीक पहले प्रमोद चंद्र मोदी को राज्यसभा के महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है। मोदी ने शुक्रवार को ही पदभार ग्रहण कर लिया। मोदी ने डॉक्टर पीटीके रामाचुअल का स्थान लिया है, जिन्होंने शुक्रवार को ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। रामाचुअल को सलाहकार नियुक्त किया गया है। पीसी मोदी 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के रिटायर अधिकारी और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं। 1 सितंबर 1959 को जन्मे मोदी को केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य करने का लंबा अनुभव है। विधि शास्त्र, न्यायिक, अर्ध न्यायिक प्रक्रियाओं का व्यापक अनुभव भी है। मोदी ने सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में आयकर विभाग में प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग और प्रणालियों में निरंतर उन्नयन को प्रोत्साहन किया है। फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील योजनाओं के साथ उन्हें अन्य कई परियोजनाओं की शुरुआत की है। उनकी परियोजनाओं का प्रतिफल है कि आयकर रिटर्न और रिफंड जारी करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय में भारी कमी आई है। नेक्स्ट न्यूज है, देश में साइबर सिक्योरिटी के लिए मजबूत कानून की जरूरत। ये स्टेटमेंट दिया है सीडीएस ने, यानी कि जनरल बिपिन रावत ने।
जनरल बिपिन रावत ने डाटा प्रोटेक्शन बिल के जल्द लागू होने की आवश्यकता जताई है। कहा है कि सूचनाओं की चोरी और उनका दुरुपयोग साइबर वर्ल्ड में बड़ी समस्या बन गई है। उनसे निपटने के लिए मजबूत कानून बनाना जरूरी है। विदित हो कि इस कानून का प्रस्ताव 2019 में संसद में लंबित। जनरल रावत ने यह बात हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी पर आयोजित वार्षिक कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कही है। इस कार्यशाला का आयोजन केरल पुलिस ने किया था। जनरल रावत ने कहा कि अपने डिजिटल एसेट को बचाने के लिए सभी विभागों के विशेषज्ञों को तालमेल बनाकर कार्य करने की जरूरत है। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी का कोई कानून न होने से इस तालमेल की और ज्यादा जरूरत है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्चुअल स्पेस के प्रबंधन वाले ढांचे की जरूरत है। इससे साइबर वर्ल्ड की सुरक्षा हो सकती है। सीडीएस ने कहा कि सुरक्षा बलों और पुलिस के पास अपने साइबर सेल हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के लिए सरकारी मंत्रालयों, विभागों और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय बनाए जाने की जरूरत है। इससे नए खतरों और हमलों का जल्द पता लग सकेगा और उनसे निपटने में आसानी होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से, और बैंकिंग में एक देश एक लोकपाल प्रभावी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना को लॉन्च कर दिया। इसी के साथ बैंकिंग क्षेत्र में एक देश एक लोकपाल की संकल्पना प्रभावी हो गई। इसके तहत अब खाताधारक देश के किसी भी हिस्से से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। अभी तक ऐसा होता था कि जिस क्षेत्र के बैंक में गड़बड़ी हुई है उस क्षेत्र में स्थित लोकपाल कार्यालय में ही शिकायत दर्ज करानी पड़ती थी। इसके तहत एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पता होगा जहां ग्राहक बैंक, एनबीएफसी आदि के खिलाफ अपनी शिकायतें दायर कर सकते हैं। ग्राहक ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ग्राहक एक ही स्थान पर अपनी शिकायत दे सकते हैं, दस्तावेज जमा कर सकते हैं, अपनी शिकायत दस्तावेज की स्थिति जान सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। ग्राहक शिकायत तभी कर सकेंगे जब पहले उसने आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड संस्थाओं जैसे बैंक, एनबीएफसी आदि को लिखित में शिकायत दी हो और उसकी शिकायत को आंशिक या पूर्ण रूप से खारिज कर दिया गया हो। संतोषजनक और 30 दिन में के अंदर उत्तर नहीं मिलने पर भी शिकायत की जा सकती है। बैंक और एनबीएफसी की ओर से जवाब मिलने के 1 साल के अंदर ग्राहक एकीकृत लोकपाल योजना के तहत शिकायत की जा सकती है। नेक्स्ट है तेज हुआ औद्योगिक उत्पादन का पहिया। इकोनॉमी में सुधार के साथ साथ औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी का सिलसिला कायम है। इस वर्ष सितंबर के औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष समान महीने के मुकाबले 3.1% की बढ़ोतरी रही। वहीं अक्टूबर की खुदरा महंगाई दर में भी बेहद मामूली बढ़त देखी गई है और यह अपेक्षाकृत नरम स्तर पर बनी हुई है। इस वर्ष अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 4.48% रही, जो ठीक पिछले महीने यानी सितंबर में 4.35% थी। खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर भी अक्टूबर में थोड़ा बढ़कर 0.85% रही, जो सितंबर में 0.68% थी। हालांकि अक्टूबर की खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक की अधिकतम लक्षित सीमा 6% से काफी कम है। पिछले वर्ष अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 7.61% और खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 11% के स्तर पर पहुंच गई थी। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल सितंबर में मैन्युफैक्चरिंग में पिछले साल समान महीने के मुकाबले 2.7% और कैपिटल गुड्स में 1.3% की बढ़ोतरी रही है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स में उम्मीद से कम बढ़ोतरी है, क्योंकि उनकी तुलना पिछले वर्ष के बेहद कमजोर आंकड़ों से हो रही है। पिछले वर्ष सितंबर में कैपिटल गुड्स में 1.2% की गिरावट दर्ज की गई थी और मैन्युफैक्चरिंग में भी मात्र 0.4% का उछाल आया था। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है भारत की मुश्किलें बढ़ाता चीन, और यह आर्टिकल लिखा है सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने। कोई देश क्या अपने घरेलू कानून का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के लिए कर सकता है? क्या वह अपने कानूनों के जरिए उन द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संधियों का मखौल उड़ा सकता है जिनमें वह स्वयं एक पक्ष हो? ये काल्पनिक प्रश्न नहीं है। शी जिनपिंग के नेतृत्व में तानाशाह चीन बिल्कुल यही कर रहा है। अपने विस्तारवादी मंसूबों को पूरा करने के लिए चीन निरंतर घरेलू कानूनों की आड़ ले रहा है। इसी सिलसिले में उसने हाल में
नया भू सीमा कानून बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र में चीनी पैठ बढ़ाना है। हिमालय के दुर्गम मोर्चे पर भारत के साथ जारी टकराव के बीच चीन ने उकसावे वाला यह कदम उठाया है। अप्रैल 2020 में विवादित सीमा पर चीन द्वारा अतिक्रमण की कोशिशों के बीच टकराव की कोई घटनाएं घटित हुई थीं। अब इस नए कानून ने भारत के साथ भौगोलिक सीमा के विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की हो रही सही संभावनाओं पर भी आघात किया है। सीमाओं के परस्पर समाधान के बजाय यह नया कदम सीमाओं पर एक तरफा कानून लागू करता है। माना जा रहा है कि हिमालयी सीमा पर गहराते सैन्य गतिरोध ने बीजिंग को यह नया कानून बनाने पर मजबूर किया है। यह उसे सीमा के इर्द गिर्द अपनी अतिक्रमकता बढ़ाने में मददगार होगा। यह भी देखा जाना चाहिए कि अपने नए तटरक्षक कानून के अमल में आने के कुछ दिन बाद ही चीन ने यह नया भूमि सीमा कानून बना दिया। चीन का तटरक्षक कानून स्पष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्र सामूहिक कानून संधि यानी कि यूएनक्लोस का घोर उल्लंघन है, वह भी तब जबकि चीन स्वयं इस संधि से जुड़ा है। इस प्रकार विवादित जल सीमा को अपनी आंतरिक जल सीमा मानने का चीनी रवैया जापान या अमेरिका के साथ उसके हिंसक टकराव का बिंदु बन सकता है। जहां भूमि सीमा कानून हिमालय क्षेत्र में चीनी सैन्यकरण को रफ्तार देगा, वहीं तटरक्षक कानून के जरिए वह सामुद्रिक मोर्चे पर सामरिक क्षमताओं को धार देगा। कुल मिलाकर अपने नापाक कदमों पर घरेलू कानून का आवरण डालकर चीन यही दर्शाता है कि ताकतवर देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून बिल्कुल बेदम है। इसलिए चीन अपने विस्तारवादी की भूमिका में अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कानून का मखौल उड़ाता है। चीन का नया भूमि सीमा कानून भारत की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। सीमा पर चीनी आक्रामकता और मेड इन चाइना कोविड महामारी के दोहरे हमले ने भारत में उन धारणाओं को ध्वस्त किया है कि भारत सीमा विवाद को किनारे कर बीजिंग के साथ आर्थिक एवं राजनीतिक रिश्ते प्रगाढ़ कर सकता है। भारतीय विदेश नीति प्रतिष्ठान इस भ्रम में रहा कि चीन को व्यापक व्यापार और निवेश के अवसर प्रदान करने और उससे बेहतर राजनीतिक रिश्ते स्थापित कर भारत हिमालयी सीमा पर शांति एवं सौहार्द स्थापित कर सीमा संबंधित सवालों पर बीजिंग को और लचीला बना सकता है। राज्य भाषा की स्वीकार्यता का सवाल, और यह आर्टिकल लिखा है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई के पूर्व कुलपति राम मोहन पाठक द्वारा। हिंदी को राजभाषा की संवैधानिक प्रतिष्ठा और मान्यता तो 1949 में ही मिल गई थी, किंतु इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाना अभी भी शेष है। इस संदर्भ में वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व है। यह अनुभवों से सिद्ध हो चुका है कि राजकाज में हिंदी के प्रयोग की धीमी गति को त्वरा प्रदान करने में केवल संवैधानिक प्रावधान या कानून ही सार्थक सफल हो सकते हैं। कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत पूरे देश को क ख ग क्षेत्रों में बांटकर राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग और विभिन्न व्यावहारिक प्रतिबंधों जैसे राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित 14 प्रपत्रों को मूल या अनुदित रूप से हिंदी में जारी करने के प्रावधान धीरे धीरे अमल में लाए जा रहे हैं, परंतु इन प्रावधानों को पूर्ण रूप से व्यवहार में लाने के लिए समर्पित प्रयासों की आवश्यकता लंबे अरसे से अनुभव की जा रही है। कानूनी प्रावधानों के तहत ऐसे सभी प्रपत्रों, सूचना, निविदा, विज्ञप्ति, कार्यव्रत, आदेश, नामपट, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचना आदि को राजभाषा में न जारी करना दंडनीय, किंतु व्यवहार के स्तर पर यह मान्यता महत्व रखती है। संयुक्त राष्ट्र की 7वीं भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दिलाने के अथक प्रयास जारी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज सरीखे दिग्गजों ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक बहुराष्ट्रीय मंचों पर हिंदी का गौरव और वर्चस्व स्थापित किया है। स्पष्ट है कि हिंदी के लिए ऐसा सकारात्मक परिवेश और अवसर एक दुर्लभ संयोग है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जनसभा से राजभाषा की ओर बढ़ती हिंदी की यात्रा को सार्थक बनाने में प्रथम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की पहल के दूरगामी परिणाम होंगे। हालांकि इस आर्टिकल में ऐसा और कोई पॉइंट नहीं था जिसे हम आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट समझें। नेक्स्ट आर्टिकल है दुष्प्रचार की राजनीति, भाजपा कांग्रेस की राजनीति है, इसे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में पहली न्यूज़ है कि कोयले का इस्तेमाल बंद करने पर विचार, COP26 में ये फैसला लिया जा रहा है।
संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले पर्यावरण सुधार की चर्चा में कोयले का सभी तरह का इस्तेमाल बंद करने और पेट्रोल डीजल का चरणबद्ध तरीके से उपयोग रोकने पर विचार किया गया है, लेकिन इसके लिए गरीब देशों को आर्थिक मदद दिए जाने की अपेक्षा की गई है। वायुमंडल में बढ़ रहे तापमान को नियंत्रित करने के लिए यह प्रयास तैयार किया गया है। इससे पहले बुधवार को तैयार हुए प्रस्ताव की भाषा में बाध्यता का भाव था, लेकिन शुक्रवार के प्रस्ताव में अपेक्षा का भाव डाला गया था। इसमें देश से कोयला जलाने व पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल की गड़बड़ियों को रोकने की अपेक्षा की गई है। इस प्रस्ताव को लेकर अभी और चर्चा हो सकती है, क्योंकि इसके प्रावधान पर तेल निर्यातक देशों को आपत्ति है। 2 हफ्ते चली चर्चा में विचार किया गया है कि दुनिया में तापमान के बढ़ने की रफ्तार को किस तरह से कम किया जाए, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कैसे कम किया जाए, क्योंकि धरती का तापमान बढ़ने और वायु प्रदूषण के लिए इन तेल उत्पादों का इस्तेमाल बढ़ा है। 2015 में हुए पेरिस समझौते के संकल्प पर पहुंचने के लिए विज्ञानियों ने पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद किया जाना जरूरी माना है। नेक्स्ट न्यूज है कि अमेरिका में अब H1B वीजा धारकों के परिवार को आसानी से मिलेगा काम। अमेरिका में H1B वीजा के जरिए काम कर रहे कामकाजी लोगों के जीवन साथी अब अमेरिका में काम खोज सकते हैं। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार H1B वीजा धारकों के जीवन साथी को अपने काम करने के लिए अधिकृत करने पर सहमत हो गई है, यानी अब उन्हें फिर से खुद को अधिकृत नहीं करवाना होगा। अमेरिकी सरकार के इस फैसले से अमेरिका में काम कर रहे IT क्षेत्र के हजारों भारतीयों की पत्नी या पति को फायदा होगा। अमेरिकी सरकार ने यह फैसला एक कानूनी कार्रवाई के चलते लिया है। अमेरिकी इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन ने इस बार की गर्मियों में प्रवासियों की जीवन साथी की ओर से केस दर्ज किया था। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा की ओर से H1B वीजा धारकों के तत्कालिक स्वजनों को यह सुविधा मिली है, उन्हें H4 वीजा दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है स्पोर्ट्स पेज से। स्पोर्ट्स पेज में देखिए एक न्यूज है कि विश्व क्रिकेट के लिए सुखद है न्यूजीलैंड का चरम, यानी कि न्यूजीलैंड जिस तरीके से विश्व क्रिकेट में आगे बढ़ रहा है उसकी बात यहाँ पर की गई है। और इसमें यह बताया गया है कि जो फाइनल होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, उस पर चर्चा की गई है। हालांकि और इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम डिस्कस करें, और पूरे स्पोर्ट्स पेज में आप देख सकते हैं कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो ये आज का यानी 13 नवंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।